एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी देशवासियों का सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस प्यारे से चैनल में। हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। थैंक यू आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी तो बता दी थी धातु अधातु की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं धातुओं के बारे में कुछ बता देता हूँ। ध से धातु, ध से धनायन, ये हमने पिछली बार बोला था, अभी भी बिल्कुल यही है। अच्छा, कुछ धातुओं को अगर आपस में मिला, मिश्र धातु की बात कर रहा हूँ, कुछ धातुओं को धातु नंबर 1 प्लस धातु नंबर 2 है ना, तो धातु नंबर 1 और धातु नंबर 2 इनको जब आपस में मिला देते हैं ना, तो एक तीसरी चीज बनती है जिसको मिश्रातु या मिश्र धातु बोलते हैं। ये ध्यान रखना। एलॉय, एलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है? एलॉय की प्रॉपर्टी सिंपल होती है। एक तो ये धातुओं से हल्के होते हैं, दूसरे धातुओं से ज्यादा कठोर होते हैं, और तीसरे इसमें जंग नहीं लगता, यानी इनमें कोरोजन नाम की चीज नहीं होती। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा, प्लीज कहीं मत जाइएगा। उस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट से अधिक आप शेयर करेंगे उस क्लास को। क्यों? क्योंकि ये इतनी शानदार चीज है, सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसकी एक स्पेशल अलग से क्लास रखी हुई है। आप अभी फिलहाल तो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करें कि भी धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें से प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से बताना ही उचित समझा। आप देखें जरा, कोई भी धातु हो, हम धातुओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो पहली बात तो धातु कौन सी होती है जिसमें एक तो पहली बात ईयम लगा होता है, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे एल्यूमिनियम, है ना। तो ये जिसके अंदर ज्यादातर ईयम लगा होता है प्राकृतिक रूप से, है ना, जिसको हमने मतलब नाम ही देते समय ईयम लगा दिया, वो सारे के सारे एक तो धातु होते हैं। कुछ में ईयम नहीं लगा होता है फिर भी वो धातु होते हैं। अगर हम आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के कुछ तत्वों को अलग कर दें, कुछ एक तत्वों को अलग कर दें, तो जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं वो सारे के सारे धातुओं के रूप में हैं। एस ब्लॉक पूरा का पूरा धातु है, डी ब्लॉक पूरा का पूरा धातु है, और एफ ब्लॉक पूरा का पूरा धातु है। जब मैं पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करवाऊंगा तब उस समय ये चीज मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस डेली अपनी क्लासेस अटेंड किया करें, जो शाम को 5 बजे नेट टाइम पर स्टार्ट होती है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? धातुओं की भौतिक रासायनिक गुण की। तो धातुओं के रासायनिक गुण को रासायनिक क्रियाओं के रूप में समझते हैं। तो देखिए, दुनिया की कोई भी धातु हो, जब वो किसी अम्ल से क्रिया करती है, सुनना ध्यान से, जब धातु किसी अम्ल से क्रिया करती है तो कुछ बनाए ना बना हाइड्रोजन गैस जरूर बनाती है ना। अब फिर बचा क्या? Na और Cl। तो ये लो भाई, बन गया NaCl अर्थात नमक, यानी कि लवण। तो जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। बैलेंस कर लेता हूं, ये देखिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 कर देते हैं, 2 करने से Cl भी 2 हो गए, हम Cl को 2 करेंगे तो Na2 हो जाएगा, हमने Na को भी 2 कर दिया, बैलेंस होगी इक्वेशन, है ना। तो मूल बात क्या है कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करती, कोई भी धातु हो भाई, कोई भी धातु हो, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देगी। और उदाहरण दे देता हूं एक बढ़िया सा, है ना। मैग्नीशियम की क्रिया हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं तो भी क्या है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये लो, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, वेरी सिंपल। और कोई भी करा दो, कैल्शियम की अभी क्रिया करा दीजिए, है ना, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की क्रिया करा दीजिए भाई, किससे? HCl से करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही बैलेंस होगी। कैल्शियम क्लोराइड, है ना, याद है आपको पुरानी क्लासेस, है ना, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, वो इसके पैरों में लग जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, इसके पैरों में लग जाएगी। वेरी सिंपल, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और इसको बैलेंस करना तो Cl 2 है तो इस Cl को 2 कर दो, ये इधर हाइड्रोजन गैस अपने आप ही फ्री हो गई। तो ये पहला गुण है भाई, प्रॉपर्टी है पहली, केमिकल प्रॉपर्टी रट लीजिए कि जब कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। जल मत बोल देना, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान देना, अगर धातु एसिड से क्रिया नहीं करता, एसिड किससे क्रिया कर ले? धातु ऑक्साइड। मान लो कोई धातु ऑक्साइड है, हम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से भी करा सकते हैं। जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है, MgO, ये धातु ऑक्साइड हो गया। जब हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। बैलेंस तो कोई भी कर सकता है धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड क्षार होते हैं, कारण रीजन बता देता हूँ कि धातु ऑक्साइड क्षार कैसे होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षार ऐसे होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर धातु की क्रिया हम एसिड से कराएं तो हाइड्रोजन गैस बनती है,
तो अगर धातु ऑक्साइड की क्रिया हम एसिड से करा देते हैं, तो देखिए ध्यान से, धातु एसिड से क्रिया करके बनाएगा धातु मतलब लवण, है ना, बिल्कुल सेम चीज बन रही है, ओके। और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, लेकिन एक ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, आप देखो पानी बन गया। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साफ साफ बोलती है, चीख के बोलती है क्या, कि जब कोई एसिड किसी क्षार से क्रिया करता है तब जाकर लवण और जल बनता है। फिलहाल हमारे पास लवण भी है ना, फिलहाल हमारे पास जल भी है, फिलहाल हमारे पास एसिड भी है यानी अम्ल, ओके। तो नो डाउट अगर अम्ल किसी से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो वो चीज है क्या, वो तो फिर क्षार है ना, बिल्कुल सही है। यहां से हमारा शानदार और जबरदस्त प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किससे क्रिया करके कोई भी अम्ल लवण और जल बना सकता है, निम्नलिखित में से किससे क्रिया करके कोई भी अम्ल लवण और जल बना सकता है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धातु ऑक्साइड, और दूसरा ऑप्शन है क्षार, और तीसरा है उपरोक्त में से, सॉरी उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम मिलता है आप लोगों को। 1 2 3 4 5। इसका उत्तर होगा क्षार से। अब आप कहेंगे भाई धातु ऑक्साइड से तो होना चाहिए, तो माय डियर्स ये देखिए ध्यान से, मैंने कहा है धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, माना। मैंने ये नहीं कहा है कि सभी ऐसा करते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं उन धातु ऑक्साइडों को हम क्षार नहीं बोल सकते, क्योंकि क्षार से कब से क्रिया करने लगा भाई, तो इसीलिए सभी धातुओं के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो पहला प्रेफरेंस हमें किसको देना है, पहला प्रेफरेंस हमें क्षार को देना है, क्योंकि क्षार से ही अम्ल क्रिया करके लवण और जल बनाता है हमेशा सदैव। इसके अलावा बाकियों से तो नहीं। हाँ ये कि ज्यादातर, अगर वो ये शब्द दे देता ना ज्यादातर धातु ऑक्साइड और उसके बाद दे देता ये क्षार, तब हम लगाते इसका उपरोक्त दोनों। लेकिन अगर धातु ऑक्साइड दिया तो इसका मतलब हम तो मान के चल रहे कि दुनिया की कोई भी धातु, क्योंकि कि किसी से भी अम्ल क्रिया करेगा, तो ये बातों को समझिए ध्यान से। तो ये पहला प्रश्न बनता है। अच्छा अब धातु ऑक्साइड को छोड़ो, अब धातु ऑक्साइड को अपने एक तरफ रखते हैं, धातु कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। धातु कार्बोनेट यानी ये लीजिए धातु कार्बोनेट हो गई भाई। अगर धातु कार्बोनेट को आप थोड़ा सा ना संधि विच्छेद करके देखें तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ना आप थोड़ा अलग करके देखिए, तो मतलब धातु ऑक्साइड के जो गुण है, मतलब धातु ऑक्साइड क्या लवण और जल बनाता, तो वो तो बनाएगा ही बनाएगा धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट लवण और जल तो बनाएगा ही। कैल्शियम धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर हम किससे करा दे, किसी से भी करा दो आप, जैसे मान लो H2SO4 से करा देते हैं, H2SO4, तो जब या HCl से करा देते हैं ना, ये ज्यादा पॉपुलर एसिड है HCl, तो देखो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, CaCl2 बन गया है ना, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। तो फिर पानी भी बनेगा, पानी यानी H2O, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग से दिख रही है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, है ना। तो जब धातु कार्बोनेटों से क्रिया होती है एसिड की, या एसिड से धातु कार्बोनेटों की क्रिया कराई जाती है, तो कार्बोनेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, उसके बाद वो धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके बाद वो क्षार की तरह व्यवहार करने लगता है, और उसके बाद में क्या होता है ये बन जाता है। जैसे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि जब धातु ऑक्साइडों से, धातु कार्बोनेटों से, सॉरी पहला प्रश्न बनता है ये आपके स्क्रीन पर, धातु कार्बोनेटों से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होने पर वह किसकी तरह व्यवहार करता है, पहला ऑप्शन क्षार की तरह, दूसरा ऑप्शन धातु ऑक्साइड की तरह, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों की तरह, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से किसी की तरह भी व्यवहार नहीं करता। तो इसका उत्तर दें आप, 1 2 3 4 5। उत्तर मैं बताऊं, इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि धातु ऑक्साइड बनेगा, और धातु ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, सिंपल सी बात है, धातु ऑक्साइड ही बनेगा। कार्बोनेट में से CO3 में से CO2 निकाल देंगे तो मतलब O ही रह जाएगा सर, यानी कि धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं, तो क्षार भी बन सकता है ना। तो ये जनरल सी बात कही गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पीछे वनपाल में और एक दो जगह और आया था, एक LDC के पेपर में भी आया था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन क्या था कि धातु कार्बोनेटों की अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है। आप सब लोग देख रहे हैं एक ही गैस निकलती है, उसने ये थोड़ी कहा है कि धातु की एसिड से क्रिया, उसने ये कहा है धातु कार्बोनेटों की एसिड से क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है।
जवाब क्या था, कौन सी गैस बनेगी भाई? मैं तो इसके ऑप्शन भी नहीं दे रहा, आप सब लोग टाइप करें वो गैस कौन सी है, साफ साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कोई नो डाउट है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो हमने डाउट छोड़ा ही नहीं इसमें। अच्छा, तो ये तो था कुछ धातुओं के गुण जो कि बड़े ही शानदार गुण थे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, आप धातु ऑक्साइडों का अपचयन किससे करते हैं? कोई भी धातु ऑक्साइड है, अगर आप इसको ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो इसका अपचयन माना जाएगा, तो आप धातु ऑक्साइड का अपचयन कोक की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। जब आप कोक की उपस्थिति में करेंगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि धातु अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब किसी चीज का पार्शियल कंबजन होता है यानी आंशिक दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जबकि पूर्ण दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये एक नॉर्मल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो हम बात कर रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणों की, तो ये तो थे धातुओं के रासायनिक सरसरी निगाहों से। तो इससे क्या होगा, आप लोग ये देखिए, जब हम धातु की क्रिया Na को एक धातु माना, धातु की क्रिया एसिड से कराते हैं तो NaCl प्लस, स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूं, H2 बनता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। जब हम धातु की क्रिया, आपकी मैग्नीशियम ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम किससे कराते हैं, किसी अम्ल से कराते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट यानी कि लवण, MgSO4 ये लवण है, और साथ में क्या बन जाता है आपका, जल बन जाता है। अर्थात फिलहाल तो ये क्या है, धातु ऑक्साइड, या हम इसको क्षार भी बोल सकते हैं, और ये है अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, लवण, और ये क्या हो जाएगा, जल। जब धातु ऑक्साइड की बजाय धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इस बार लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेटों की क्रिया जब हम एसिड से करा देते हैं, इसको इसलिए ले रहा हूं ताकि बैलेंस ना करना पड़े, कैल्शियम सल्फेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज आपको रटनी है ना। और एक और चीज बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, बिना बुझा चुना, आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना तो भी यही बनता है। अगर धातु ऑक्साइड सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर ले, ये धातु ऑक्साइड है और ये सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर ले तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, पुराने जमाने में क्या होता था, चूना लाते थे, है ना, और चूना लाने के बाद में क्या होता था कि उसकी सफेदी कर दी जाती थी, यानी कि उसको दीवार पे पोत दिया जाता था। पहले तो चूना कच्चा होता था, हाथ से छूटता था, लेकिन वायुमंडल की ऑक्सीजन जब वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्रिया कर लेता था तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता था और वो दीवार पे चिपक जाता था, ये लॉजिक था। बाद में क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक गुण है भाई। अगर कैल्शियम ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के अंदर पानी मिला दिया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर धातु ऑक्साइड के अंदर पानी मिला दिया जाता है, हाँ ठीक है, आ तो रहा है, धातु ऑक्साइड मैं यहाँ लिख देता हूँ, धातु ऑक्साइड के अंदर अगर पानी मिला दिया जाता है, ओके, तो ये बन जाता है धातु हाइड्रोक्साइड, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए मैं कभी भी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड दोनों को ही एसिड सॉरी क्षार बोला जाता है, और दोनों अल्कली क्षार होते हैं, अधिकतर दुर्बल भी हो सकते हैं, प्रबल भी हो सकते हैं, भी ध्यान रखना इस चीज का। तो ये तो थी कुछ क्षारों की विशेष प्रॉपर्टीज जो आपको बड़ी फायदा पहुंचाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे उनको आप एक बार आराम से देख लेना, और 10वीं क्लास के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, अति 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 महत्वपूर्ण है। अब जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदार्थ जिसका प्रयोग सफेदी में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, अत्यंत मजबूत जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से उस रसायन का नाम बताइए जिसकी क्रिया अम्ल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, कोल गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण तथा उपरोक्त सभी। तीसरा है आपके पास, धातु ऑक्साइडों को क्षार क्यों कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्योंकि इसकी क्रिया अम्ल से होती है, बी ऑप्शन है क्योंकि उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी तरह से चौथा प्रश्न है, जब सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो एक गैस निकलती है जो जलती हुई तीली को नीली कर देती है, पीले
तीली को, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तीली लिखना था, तीली लेकर जाने पर पॉप साउंड में जल जाती है। कहने का मतलब जब जलती हुई तीली लेकर जाते हैं तो पॉप साउंड में जलने लगती है। तीसरा है चूने के पानी को दूधिया कर देती है, और चूने के पानी का दूधिया रंग गायब कर देती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए हम चारों के ऑप्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चारों प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें इसको। पहला प्रश्न, एक पदार्थ जिसका सफेदी में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है। तो वेरी सिंपल, एक पदार्थ जिसका सफेदी में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो कार्बोनेट में बदल जाता है। ये मैंने आपको अभी जस्ट इस क्लास में बताया। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस रसायन का नाम बताइए जिसकी क्रिया अम्ल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया आपको बताई हुई है, तो उस अभिक्रिया के हिसाब से आप सबको बताया हुआ है ना कि भाई कोई भी धातु कार्बोनेट हो, उस जब वो अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही सोडियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट है। इसी तरह से अगर तीसरी बात करें हम तीसरे प्रश्न की, तो धातु ऑक्साइडों को क्षार क्यों कहते हैं, तो ये दोनों कारण है भाई इसके। क्योंकि पहली बात तो लवण और जल बनता है, और दूसरी बात ये अम्ल से क्रिया कर लेता है ना। तो यही क्षार की डेफिनेशन बनती है कि क्षार क्यों कहते हैं। क्षार कौन से पदार्थ जो उदासीनीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल से क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, इसीलिए इसका हमने इस तरह से उत्तर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न 4, जब सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो एक गैस निकलती है जो, अब देखिए आप सबको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जलती हुई तीनी को अगर हम हाइड्रोजन गैस के उसमें लेके जाएं तो हाइड्रोजन गैस स्वयं जल जाती है और पॉप साउंड निकलता है। तो ये ध्यान रखना। जबकि जलती हुई तीली नीली कब होती है, जब ऑक्सीजन गैस का मतलब शुद्ध ऑक्सीजन गैस के पास जलती हुई तीली लेके जाते हैं। और चूने के पानी वाला हिसाब तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और परीक्षा में इनसे रिलेटेड कोई चीज आ जाती है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सिंपल प्रश्न है। अब अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई इन प्रश्नों से आपको अगर लाभ होता है तो प्रश्नों की संख्या मैं और बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद।